22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में एक बड़े एंगल पे बात शुरू हो गई है। हमने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की इस पूरे हत्याकांड में क्या संलिप्तता हो सकती है। अब सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों की माने तो पहलगाम में हुआ हमला पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उर्फ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के कश्मीर डेस्क की प्लानिंग के बाद संभव हो सका। इस डेस्क के इंचार्ज जो हैं वो है ब्रिगेडियर फैसल। उन्होंने पहलगाम अटैक का पूरा प्लान बनाया और उसको अमली जामा पहनाने में ज़रूरी मदद मुहैया कराई। लेकिन ये हुआ कैसे, ISI ने किस तरीके से इस अटैक की प्लानिंग की, इसको जानने के लिए आपको जाननी होगी ISI की पूरी कहानी। तभी कहानी के रेशे आप समझ पाएंगे और पाकिस्तान की पहली लड़ाई से, पहली शिकस्त से शुरू होता है ISI का सफर। साल 1947। आपको मालूम है कि इस साल देश में दो बड़ी घटनाएं हुई थी, आज़ादी और बंटवारा। खाके तैयार किए जा रहे थे, कौन सा जिला, कौन सा इलाका किस देश के पास रहेगा, संसाधन कैसे बटेंगे, सेना कैसे बढ़ सकेगी, ये सब माथापच्ची ब्लैक एंड व्हाइट में हो रहा था। अधिकतर चीज़ों का तो इलाज निकल गया, लेकिन बात एक व्यक्ति के बंटवारे पर आकर अटक गई। व्यक्ति का नाम मेजर जनरल वॉल्टर जोसेफ कॉथॉर्न। कॉथॉर्न वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, लेकिन आज़ादी के पहले तक ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सेवाएं दी थी उन्होंने। वो फौज की मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग का काम देखते थे। बंटवारा हुआ तो वो किस देश के पास रहेंगे, इस पर बहस हुई और आखिर में तय हुआ कि कॉथॉर्न पाकिस्तान जाएंगे। ऐसा हुआ भी। अपना देश चुनने वाले लोगों के साथ जो पाकिस्तानी सैनिकों का जत्था जा रहा था, उसमें कॉथॉर्न साहब भी थे। जब पाकिस्तान पहुंचे तो वहां की फौज में नौकरी मिली, लेकिन विभाजन के समय न सुलझने वाली गुत्थियों की लिस्ट में कॉथॉर्न अकेले नहीं थे। देश के बंटवारे के समय से ही पाकिस्तान की ग्रंथि जम्मू कश्मीर में अटकी थी। उसका कहना था कि इस राज्य की आबादी मुस्लिम बहुल है, इसलिए इसका हक पाकिस्तान को मिलना चाहिए और भारत उसको छोड़ना नहीं चाहता था। आखिर में सारी बात आकर अटक गई थी जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह पर। राजा साहब इस पशोपेश में थे कि वो भारत के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ, या एक अलग देश बन जाए। आखिरी फैसला उनका ही था। लेकिन राजा हरि सिंह को बहुत वक्त नहीं मिला। बंटवारे के कुछ ही महीनों बाद पाकिस्तान की आर्मी से समर्थित पश्तून कबीलाई लड़ाकों ने जम्मू कश्मीर पर कब्जे के लिए अटैक कर दिया। हरि सिंह ने भारत में शामिल होने के कागजों पर दस्तखत किए, तब जाकर भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तान का सामना किया। इंडियन आर्मी ने खदेड़ना शुरू किया तो पाकिस्तान पीछे हटा। पाकिस्तान का पूरा प्लान फेल कर गया, लेकिन वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी रेड क्लिफ लाइन से आगे बढ़कर भारत के अंदर घुसकर बैठा रहा। दोनों देशों ने युद्ध रोकने का फैसला लिया। जहां युद्ध रुका उसे सीज फायर लाइन कहा गया। बाद में साल 1972 के शिमला समझौते में थोड़े बदलावों के साथ इसी सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। बात वापस लाते हैं अब 1947 वाले युद्ध पर। इसमें पाकिस्तान नया देश था तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास मौजूद था नहीं, लिहाजा वो सिविल सेवाओं में लगे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के भरोसे बैठा हुआ था। युद्ध में शिकस्त जब मिली तो पाकिस्तान को लगा कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो डिफेंस से जुड़ा हो। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, IB और मिलिट्री इंटेलिजेंस सब में एक बेहतर सामंजस्य हो। लिहाजा एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करने की जिम्मेदारी दी गई मेजर जनरल कॉथॉर्न को। इस समय कॉथॉर्न पाकिस्तान की आर्मी के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हो चुके थे। अब कॉथॉर्न की इस पूरी प्लानिंग और तैयारी में छक्कर साथ दिया पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर सैयद शाहिद हामिद ने। कुछ दिनों की मेहनत के बाद दोनों अधिकारियों ने एक एजेंसी की नींव रखी, जिसके नाम से ही समझ में आता था कि यह तमाम सर्विसेज के बीच सूचनाओं का एक चैनल बनाएगा। नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस उर्फ ISI। काम तय हुआ, घरेलू सर्वेलांस करना, सूचनाएं जुटाना और काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलाना। दुनिया की सबसे कुख्यात एजेंसी का जन्म हो चुका था। साल 1950 में इस एजेंसी की कमान मिली कॉथॉर्न को। उन्होंने ISI के काम में विस्तार किया, घरेलू और विदेशी खुफिया सूचनाओं के लिए अलग अलग विंग बनाए, मिलिट्री इंटेलिजेंस को शामिल किया गया, एक रोबस्ट सिस्टम तैयार करने की कोशिश हुई। इस सिस्टम को 3 फ्रंट पे लगातार एक्टिव रहना था: भारत से जुड़ी सीमा, अफगानिस्तान से जुड़ी सीमा और अपने देश के भीतर चल रहे छोटे बड़े आंदोलन। ISI को उसके असली दांत मिले साल 1958 में आके। इस साल अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल अयूब खान ने इस्कंदर अली मिर्जा की गद्दी का तख्ता पलट कर दिया था। पाकिस्तान में सेना का राज स्थापित हुआ। अयूब खान खुद प्रेसिडेंट बन गए। यह पाकिस्तान के इतिहास में होने वाला पहला सैन्य तख्ता पलट था। इसके साथ वहां की सेना की पूरी तरह से ISI पे निर्भरता बढ़ गई। सेना आई तो ISI को बॉस बना दिया गया। जिस एजेंसी का आविष्कार देश की सुरक्षा के लिए हुआ था, वो एजेंसी सिर्फ सेना की सुरक्षा का काम करने लगी। जनरल अयूब
अयूब खान को डर लगा रहता था कि कहीं उनके विरोधी किसी भांति सत्ता में वापस न आ जाए। लिहाजा आईएसआई को काम दिया गया कि राजनीतिक विरोधियों पर नजर बनाए रखिए। आईएसआई ने स्थानीय पत्रकारों, ट्रेड यूनियंस वगैरह पर भी निगरानी बनाए रखी। और हद तो तब हो गई जब साल 1965 के चुनाव में मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन फातिमा जिन्ना पर भी आईएसआई ने जासूसी की। अब आईएसआई और सेना ने चुनाव में जमकर धांधली भी करवाई और फातिमा जिन्ना को चुनाव हरवा दिया। अयूब खान फिर से वजीर आजम बन गए। लेकिन 1965 में आईएसआई ने सिर्फ चुनाव में धांधली नहीं की थी। इस साल आईएसआई ने भारत के खिलाफ एक प्लान पर काम किया। प्लान का नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। दरअसल साल 1962 में भारत चीन से जंग हार गया था। इसके बाद आईएसआई ने सेना को इत्तला किया कि भारत का मनोबल बहुत गिरा हुआ है, सेना भी बहुत अच्छी हालत में नहीं है, कश्मीर पर फिर से कब्जा जमाने की कोशिश की जा सकती है। आईएसआई ने पाकिस्तानी सेना से कहा कि अगर इस समय आम कश्मीरी मुसलमानों को ट्रिगर किया जाए तो वे भारत के खिलाफ तैयार हो सकते हैं। इस बात पर भरोसा किया गया। कुछ सैनिक और कुछ एजेंट्स भारत की सीमा के भीतर चले आए। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की, बरगलाने का प्रयास शुरू किया। भारत को खबर लगी तो जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। दोनों ओर से जाने गई। जनरल अयूब को कुछ हाथ नहीं लगा। सोवियत यूनियन ने दोनों देशों के सीज फायर पर साइन ले लिए और आखिर में जाकर अमेरिका और सोवियत यूनियन ने मिलकर 10 जनवरी 1966 को दोनों देशों के बीच समझौता कराया, जिसे कहा गया ताशकंद समझौता। आईएसआई के नाम को आगे लिख दिया गया फेलियर। लेकिन ये एक ही मौका नहीं था जब आईएसआई फेल हुई हो। साल 1971 में होने वाली जंग में भी आईएसआई की गड़बड़ी की वजह से ही जंग शुरू हुई थी। दरअसल इस साल हुई जंग के पहले पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली राष्ट्रवाद उभर रहा था। यह भी तथ्य था कि भारत की तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इस राष्ट्रवाद के साथ खड़ा होने का फैसला लिया था। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ। सशस्त्र गुरिल्ला आउटफिट मुक्ति वाहिनी प्रकाश में आया। कहा जाता है कि आईएसआई को पूर्वी पाकिस्तान में पनप रहे इस आंदोलन की सूचना देर से मिली और सूचना मिलने के बाद आईएसआई ने जिस तरह से काम करना शुरू किया वो तरीका किंचित निष्प्रभावी और बहुत बेशर्म किस्म का था। पाकिस्तान की सेनाओं ने पूर्वी पाकिस्तान में एक ऑपरेशन शुरू किया, उसका नाम था सर्चलाइट। आईएसआई और सेना ने विद्रोह खत्म करने के बजाय कत्लेआम शुरू कर दिया। पूरे देश भर में बांग्ला समुदाय के लोगों की हत्या की गई। फौज गांव-गांव जाती, बंगाली और हिंदू परिवारों को चिन्हित किया जाता और फिर छापा मार के परिवार के महिलाओं और बच्चों का सामूहिक बलात्कार किया जाता और फिर पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती। एक अनुमान के मुताबिक 8 महीने और 20 दिनों के इस अंतराल में पाकिस्तानी आर्मी में 30 लाख लोगों का कत्ल किया था। लाखों बंगाली लोगों ने भागकर भारत में पनाह ली थी। वो आईएसआई का ही इनपुट था जब 3 दिसंबर को, इस पूरे घटनाक्रम के कुछ दिनों बाद 3 दिसंबर को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के एयर बेसिस पे हमला शुरू कर दिया। लेकिन मामूली नुकसान के एवज में भारत को भड़का दिया उसने। नतीजा क्या हुआ? युद्ध बलवा और 16 दिसंबर को पाकिस्तान की फौज का शर्मनाक आत्मसमर्पण। जन्म हुआ बांग्लादेश का। लेकिन इस युद्ध में भद्द पिटवाने के बाद आईएसआई ने अपना होश संभाला। साल 1972 में जनरल याह्या खान की तानाशाही का अंत हुआ। गद्दी पे बैठे जुल्फिकार अली भुट्टो, उनकी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी ने उनकी सदारत में आईएसआई ने बलूचिस्तान के इलाके में राष्ट्रवादी आंदोलन पर काम करना शुरू किया। बलोच विद्रोहियों की हत्या की गई, उन्हें पकड़कर जेल में भरा गया। पाकिस्तान किसी हाल में एक और देश नहीं बर्दाश्त कर सकता था। बांग्लादेश पहले ही खो चुका था। ये सब कुछ समय तक चलता रहा। फिर आया साल 1977। कहा जाता है कि ये वो साल था जब आईएसआई को अकूत शक्तियां मिली। ये साल था एक और तख्ता पलट था। ये साल था जियाउल हक के पाकिस्तान के तानाशाह की गद्दी पे बैठने का। 1979 आया। इसके 2 साल बाद 1979 में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर अब्दुल रहमान आईएसआई के मुखिया बने और उन्होंने इसे वैश्विक राजनीति का केंद्र बना दिया। दरअसल इस साल ही सोवियत संघ और अफगान मुजाहिदों के बीच अफगानिस्तान में वॉर शुरू हुई। अफगानी मुजाहिद अकेले नहीं थे, उन्हें अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA से पैसे मिल रहे थे और इन पैसों को पंप करने का जरिया बना था आईएसआई। सऊदी खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर आईएसआई ने अफगान मुजाहिदों को पैसे और हथियार उपलब्ध कराए, पाकिस्तान में उनके लिए शिविर स्थापित किए। बीबीसी में साल 2011 की एक रिपोर्ट जो है वो बताती है कि आईएसआई ने ये सारा काम इतनी चोरी से किया था कि इसके बारे में पाकिस्तान की फौज तक को खबर नहीं लगी थी। कहा जाता है कि इस युद्ध में आईएसआई की खुफियागिरी थी जिसने उसे तमाम एजेंसियों को फोकस में ला दिया था। अब देश के भीतर आईएसआई ने 1985 के चुनावों को प्रभावित भी किया था। बेनजीर भुट्टो की पार्टी जो थी उसकी निगरानी की थी वही पीपीपी और इस्लामिक गठबंधनों को बढ़ावा दिया था। साल 1989 में जब सोवियत रूस की सेनाएं अफगानिस्तान से हट गईं
तो पाकिस्तान के पास CIA के पैसों से आए हथियार थे और प्रशिक्षित फिदायीन लड़ाके थे, इसका जखीरा पूरा मौजूद था। अब इनकी ज़रूरत अफगानिस्तान में नहीं पड़नी थी, लिहाजा ISI ने इन चीज़ों को कश्मीर में भेजना शुरू कर दिया। ये कश्मीर की पॉलिटिक्स में वो समय था जब राज्य के लोगों को लग रहा था कि उनके साथ चुनाव में धांधली की गई है। इस्लामिक मोर्चे को राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला के गठजोड़ ने बेमायने से हराया है, ऐसा लग रहा था। हजारों कश्मीरी युवा हाथ में बंदूक उठाने को तैयार थे। सैयद सलाहुद्दीन जेल से निकल कर आ चुका था। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के गठन का रास्ता तैयार हो रहा था। ऐसे में अगर ट्रेंड फिदायीन भारत में घुसते तो ISI का प्लान कश्मीर कामयाब हो जाता। ISI ने किया भी वही। सैकड़ों की संख्या में भारत में घुसपैठ शुरू कराई। इस घुसपैठ में भारत की सेना और BSF का ध्यान बटाने का काम शुरू किया। पाकिस्तान के रेंजर्स और पाक आर्मी के जवानों ने सीधा आदेश ISI के ऑफिस से। BBC की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान ने इस आरोप से हमेशा इंकार किया, लेकिन जितने भी सबूत मिले हैं उसने हमेशा एक अलग ही कहानी बयान की है। पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी आर्मी फायर करती, सैनिक हमारे इंगेज कर दे, BSF के जवान हमारे इंगेज करते और इस गोलीबारी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी फिदायीन और आतंकी उग्रवादी घुसपैठ करने की कोशिश करते। लेकिन जो भारत के खिलाफ साजिश में शामिल ISI की अपने देश में कोई अच्छी स्टैंडिंग नहीं थी। 90 का दशक चल रहा था, पाकिस्तान में एक अलग शक्ति का उभार हो रहा था। जुल्फिकार अली भुट्टो, उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो राजनीति में अपनी जगह बना रही थी और उनके पास साथ था अपने पापा वाली पार्टी का, PPP का। अपनी तकरीरों में वो एक नए और प्रगतिशील पाकिस्तान की नींव रखती दिखाई देती थी। बार बार इस बात की वकालत करती थी कि पाकिस्तान को सेना की तानाशाही से मुक्ति दिलानी है और लोकतंत्र स्थापित करना है। उनके इस कदम की प्रशंसा हो रही थी। उनके और उनके पिता के जेल जाने के किस्से सुनाए जा रहे थे। जनता में समर्थन का एक स्वर साफ सुना जा सकता था। उस समय पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जियाउल हक नहीं चाहते थे कि भुट्टो परिवार से कोई भी सत्ता में आए। ऐसा न पाकिस्तान की सेना ही चाहती थी और न ISI। उनको चाहिए था कि पाकिस्तान में जनता का राज न चल सके और चले भी तो कोई ऐसा शख्स सत्ता में आए जो सेना के करीबी हो और दक्षिणपंथी हो। प्रगति दरकार नहीं थी, लेकिन इधर पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। जनता चुनाव की मांग कर रही थी। ऐसे में जियाउल हक ने मई 1988 में संसद भंग कर दी और नवंबर में चुनावों की घोषणा कर दी। लेकिन नवंबर का महीना भी ISI के कहने पर चुना गया था। कहते हैं कि जियाउल हक को सूचना मिली थी कि कुछ ही महीनों पहले तो बेनजीर का आसिफ अली जरदारी के साथ निकाह हुआ है और नवंबर में उन्हें संतान प्राप्ति हो सकती है, लिहाजा वो चुनाव कैंपेन में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। हक को ISI ने एक और आइडिया दिया था, जिस पर अमल करते हुए उन्होंने ऐलान किया, जियाउल हक ने, कि पाकिस्तान का आम चुनाव पार्टी के नाम पर नहीं लड़ा जाएगा बल्कि व्यक्तियों के नाम पर लड़ा जाएगा। ये सब पूरा दिमाग ISI का। लेकिन अगस्त 1988 में जियाउल हक की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। उनके प्लेन क्रैश पर सवाल उठाए गए, कहा गया कि इसमें पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी शक्तियों का हाथ है, लेकिन कुछ साबित हो नहीं पाया। हालांकि उनकी मौत को बेनजीर भुट्टो ने खुदा का न्याय बताया, भुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी व्यक्तियों के नाम पर चुनाव लड़ाने वाला नियम खारिज कर दिया और पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ने का रास्ता खुल गया। लोगों को लगा कि भुट्टो परिवार के चिरपरिचित दुश्मन जियाउल हक जिंदा नहीं है, लिहाजा चुनाव बहुत शांति से निपट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना था। चुनाव के 1-2 महीने पहले ही देश के इस्लामिक संगठनों ने बेनजीर का विरोध शुरू कर दिया। वो साफ कह रहे थे कि अगर कोई महिला देश की कमान संभालेगी तो ये इस्लाम के नियमों के खिलाफ होगा। बेनजीर के किसी विदेशी क्लब में डांस करते फोटो भी वायरल कर दिए गए थे। उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई थी और आखिर में एक पार्टी बनाई गई, इस्लामी जमहूरी इत्तिहाद, IJI। ये एक संयुक्त मोर्चा था जिसे लीड कर रहे थे नवाज शरीफ। कहा गया कि इस मोर्चे और बेनजीर के खिलाफ चलने वाला पूरा कैंपेन ISI के इशारों पर किया गया। लेकिन बेनजीर की चुनाव में जीत हुई और वो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी। शपथ लेने के कुछ ही दिनों बाद बेनजीर ने तत्कालीन ISI चीफ हामिद गुल को बोला कि आप कुर्सी से उतर जाइए। यह देखकर तत्कालीन राष्ट्रपति गुलाम शाह खान और तत्कालीन आर्मी चीफ असलम बेग को चिंता होने लगी। उन्होंने एक प्लान तैयार किया, बेनजीर भुट्टो को संसद से बाहर का रास्ता दिखाने का प्लान। ISI के इशारों पर PPP के कुछ नेताओं को पैसा खिलाना शुरू किया गया, लेकिन बेनजीर भुट्टो को इन सब की भनक पहले से लग गई थी। उनको पता चल गया था कि उनके खिलाफ संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला है, तो उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो को काम पर लगा दिया। कुछ ही दिनों बाद IB ने ISI और सेना के अधिकारियों के कॉल रिकॉर्डिंग को लाकर बेनजीर के सामने रख दिया। इस ऑपरेशन को ISI ने नाम दिया हुआ था कि ऑपरेशन मिडनाइट जैकाल। इस पूरे प्लान में राष्ट्रपति की रजामंदी भी थी, लेकिन IB ने जैसे ही प्लान खोला, राष्ट्रपति एकदम उलट गए। उल्टा बेनजीर पे उनके कैबिनेट पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए और 1990 आते आते उनकी सरकार को बर्खास्त भी कर दिया।
फिर से चुनावों की घोषणा हो गई और आईएसआई ने बक्से में फिर से अपना वो आईजेआई वाला जो इत्तिहाद वाला भूत था वो झाड़ पोंछ कर निकाल लिया। लेकिन इस बार आईएसआई ने एक और काम किया था, पैसे का इस्तेमाल। तत्कालीन आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असद दुर्रानी ने साइन किए और जनता के पैसों को मेहरान नाम के बैंक से आईजेआई के नेताओं के खातों में डाला जाने लगा। कोशिश ये थी कि इन पैसों से चुनाव में आईजेआई मजबूत हो और भुट्टो को किनारे लगाया जा सके। खबरें बताती हैं कि आईएसआई ने अरबों रुपए इस चुनाव में बहाए थे। कुछ ही दिनों बाद आईएसआई की चाल खुल गई, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। चुनाव में बेनजीर की पार्टी हार चुकी थी। नवाज शरीफ जीतकर आईएसआई के चहेते प्रधानमंत्री बने। पैसों के स्कैंडल को नाम मिला मेहरान गेट। लेकिन नवाज शरीफ का तो आईजीआई जो था वो एक संयुक्त मोर्चा था, आईएसआई का ब्रेन चाइल्ड था, खुद उनका तो कुछ था नहीं। इसलिए पार्टियों में झंझट शुरू हो गया। आईएसआई ने अपने हाथ खींच लिए थे। 3 साल में नवाज शरीफ की सरकार गिर गई। फिर से चुनाव हुए। बेनजीर भुट्टो दूसरी और आखिरी बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी। 1993 में एक तरफ जहां नवाज शरीफ की कुर्सी जा रही थी इस साल, उसी समय आईएसआई का काम क्या था जब वहां ध्यान नहीं दे रहे थे? जवाब है कि वे मुंबई में बम धमाके करवाने पर ध्यान दे रहे थे। आईएसआई पे इल्जाम है कि उसने दाऊद इब्राहिम और उसके परिवार के कुछ लोगों के साथ मिलकर मुंबई में सीरियल बम धमाके करवाए, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए। इस धमाके के ठीक पहले दाऊद और उसका पूरा परिवार पाकिस्तान के कराची भाग गया और आज भी वहीं रह रहा है। इसके साथ ही कश्मीर में जब जब मिलिटेंसी बढ़ी, आईएसआई का नाम आया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग शिविर चलाना आईएसआई के एजेंडे में शामिल रहा। साल 2001 के 11 सितंबर को अमेरिका में आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ दी। पाकिस्तान से मदद मांगी गई। आईएसआई आगे आया। अलकायदा के कुछ आतंकी पकड़े गए, लेकिन सरगना जो था और कुछ शीर्ष के नेता ये सब लापता थे। 10 सालों तक हंट चला। अमेरिका के पैरों के नीचे से जमीन तब खिसकी जब पाकिस्तान के ही कब्जे वाले हिस्से में एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन बरामद हुआ, पाकिस्तान सैन्य अकादमी के बिल्कुल पास। यही नहीं, 9/11 के हमलों से जुड़े आरोपी खालिद शेख मोहम्मद को रावलपिंडी से, जबकि रमजी बिन अल शीबा को कराची से गिरफ्तार किया गया। साल 2001 में ही जब भारत के संसद भवन पर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने हमला किया, तो इन आतंकियों को इंटेल ट्रेनिंग और हथियारों से लैस करने में भी इन्हीं आईएसआई के लोगों का नाम सामने आया। साल 2006 में बनारस में सीरियल बम धमाके हुए। इसी साल मुंबई में ट्रेन में बम धमाके हुए। 2008 में मुंबई में आतंकी हमले हुए। सब में आईएसआई का नाम आया और हर बार की तरह पाकिस्तान और आईएसआई ने इन आरोपों को बोला कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जुलाई 2010 में आईएसआई की कलई खुल गई जब पता चला कि उसके अधिकारी तालिबान को ट्रेनिंग और हथियार मुहैया करवा रहे हैं। और साल 2011 में जो विकीलीक्स नाम की वेबसाइट थी, उन्होंने कुछ कागज जारी कर दिए। इनमें लिखा था कि यूएस एजेंसीज के लिए आईएसआई एक आतंकी संगठन है। इसी साल अमेरिकी सेनाओं के ज्वाइंट चीफ एडमिरल माइक मुलन ने यह कह के चौंका दिया कि आईएसआई जो है वो अमेरिकी सैनिकों के हत्यारे और अफगान मुजाहिद जलालुद्दीन हक्कानी के ग्रुप को पैसे दे रहा है। साल 2010 में ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरून ने भी कहा कि जब भी आतंकवाद की बात आती है तो आईएसआई दोहरा किस्म का व्यवहार करता है। इसके अलावा पाकिस्तान में हो रहे विद्रोह हो, तख्ता पलट हो या चुनाव में धांधली, आईएसआई हर जगह मौजूद है। इसके अलावा आईएसआई का नाम खालिस्तान आंदोलन और उससे जुड़ी गैंगबाजी को भी बढ़ावा देने में आता है। दरअसल जब 70 और 80 के दशक में पंजाब के इलाके में खालिस्तान आंदोलन का उदय हुआ और भारत सरकार ने इसे क्रैकडाउन इस पर शुरू किया, तो आईएसआई ने खालिस्तानी संगठनों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। खबरें बताती हैं कि सीमावर्ती राज्य का फायदा आईएसआई ने उठाया। खालिस्तानी उग्रवादियों को लाहौर, सियालकोट में ट्रेनिंग और हथियार मुहैया कराए गए। बब्बर खालसा के आतंकी बादशाह सिंह और परमजीत सिंह पंजवार को पाकिस्तान ने अपने देश में पनाह दी। लेकिन इतना हथियार और पैसा बहाने के बदले में आईएसआई को मिल क्या रहा था? जवाब है नशे का चैनल। दरअसल अफगान और पाक बॉर्डर जो है वहां पर जम के अफीम की खेती की जाती है। जिस इलाके में खेती होती है उसे गोल्डन क्रिसेंट उर्फ सुनहरा अर्धचंद्र कहते हैं। जानकार बताते हैं कि पाकिस्तान इस अकूत अफीम की खेती को दुनिया भर में पहुंचाता है। इसके एवज में उसे मोटा पैसा मिलता है। इस वजह से ही पंजाब में नशे की खपत ज्यादा है और बॉर्डर से अंधेरे में ड्रग्स के पैकेट सीमा के इस पार फेंक दिए जाते हैं और हैंडलर इसे उधर उधर पहुंचा दिया करते हैं। यही हैंडलर भारत की सीमा में ड्रोन से गिराए जाने वाले हथियार भी रिसीव करते हैं और उन्हें उनके रिसीवर्स तक पहुंचा दिया जाता है। सबके पीछे एक ही नाम, आईएसआई। इनके ड्रग्स और हथियार वाले काम से खालिस्तानी ही नहीं गैंगस्टर का भी नाम जुड़ता है। खबरें बताती हैं कि गोल्डी बरार तमाम और ये जो छोटे मोटे कई सारे गैंग चल रहे हैं, इनको हथियार और सेकेंडरी लेवल की कमाई करवाने में सबसे बड़ा हाथ
आईएसआई का है। कहीं ना कहीं इनका नाम जरूर जुड़ता है। अब सवाल यह है कि आईएसआई काम कैसे करता है। बीबीसी उर्दू में छपी उमर फारूक की एक रिपोर्ट से आईएसआई के काम धाम का हिसाब पता चलता है। जैसे आईएसआई के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि आईएसआई पाकिस्तान की प्रमुख खुफिया एजेंसी है जिसे क्षेत्र में हो रही हर गतिविधि की खबर रहती है। अफगानिस्तान में शांति वार्ता होती है तो पाकिस्तान उसमें मौजूद होता है। अगर तालिबान काबुल में सरकार बनाता है तो वो भी हमारी दुनिया हमारी तरफ देखती है। अफगानिस्तान से पश्चिमी राजनयिकों के निकालने का मामला हो तो हमारी मदद की ज़रूरत होती है। आप किसी भी मामले को देखें उसमें हमारी अहमियत दिखाई देगी। लेखक हैं डॉक्टर हेन एच केस्लिंग। उन्होंने अपनी पुस्तक आईएसआई ऑफ पाकिस्तान में कहा है कि आईएसआई के संगठनात्मक ढांचे पर सेना का दबदबा ज़्यादा है, हालांकि वायुसेना और नौसेना के अधिकारी भी संगठन का हिस्सा हैं। आगे लिखा उन्होंने कि आईएसआई के अंदर आज तक डायरेक्टोरेट्स काउंटर इंटेलिजेंस है, जिसे ज्वाइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी संयुक्त जवाबी खुफिया कार्रवाइयों के ब्यूरो का नाम दिया गया है, जो सबसे बड़ा डायरेक्टोरेट है। विदेशों में तैनात पाकिस्तानी राजनयिकों की निगरानी करना, इसके साथ साथ मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, चीन, अफगानिस्तान, पूर्व सोवियत संघ और मध्य एशिया के 9 स्वतंत्र राज्यों में खुफिया अभियान चलाना इसकी जिम्मेदारी है। वो आगे लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए ज्वाइंट इंटेलिजेंस नॉर्थ जिम्मेदार है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी खुफिया जानकारी जुटाना है। उन्हें जम्मू कश्मीर में खुफिया जानकारी जुटाने का भी काम सौंपा गया है। ये कश्मीरी चरमपंथियों को सैबोटाज और विध्वंसक गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण, हथियार, गोला बारूद और फंड मुहैया कराता है। हर तरीके के आरोपों से आईएसआई की नकार है। आप देख सुन रहे हैं, नाम सब जगह आता है, नकार भी सब जगह आ जाती है। लेकिन अपने देश में उन पर कुछ और इल्ज़ाम है, वो बता देते हैं, फिर ये बातचीत ख़त्म करते हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के रीजन में अपने देश के लोगों को गायब करवा दिया है, वो नहीं मिलते हैं। साल 2018 और साल 2024 के चुनावों में धांधली की है उन्होंने अपने देश की राजनीति को अनस्टेबल किया है। अब हमारे सूत्र कुछ और जानकारी देते हैं। वो कहते हैं कि वो दिन बहुत दूर नहीं जब आईएसआई एक बार फिर से सैन्य तख्ता पलट की स्क्रिप्ट लिखेगा, उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान में फिर से एक बड़ा राजनीतिक संकट सामने आएगा। इस पूरे वीडियो पे आपकी क्या राय है, हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे आलोक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। देखते रहिए ललन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।